नमस्कार। आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग चेंज इट, इफ़ यू कांट चेंज इट चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो उसे बदल दीजिए। अगर आप नहीं बदल सकते तो उस चीज़ के बारे में अपना रवैया बदल दीजिए। अर्थात जीवन में प्रसन्न रहने का एक ही तरीका है, या तो आप परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लीजिए या फिर अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लीजिए। धन्यवाद। अग्नि को भी जलाकर राख कर दे, ऐसा उसका शौर्य था। अखंड भारत का निर्माता वो चंद्रगुप्त मौर्य था। जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य। इस बात के पीछे का इतिहास देखते हैं सुप्रभात के साथ। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी बना। वह सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। इस उद्देश्य से उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर एरिया अराकोसिया जेड्रोसिया के भूभाग को अधिकृत कर विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। उसने मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत शामिल किया। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुण्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण किया था। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात तथा विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत किया था। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चला गया था। 298 ईसा पूर्व में सलेखना उपवास द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया। सलेखना समाधि या सथारा मृत्यु को निकट जानकर अपनाए जाने वाली एक जैन प्रथा है। इसमें जब व्यक्ति को लगता है कि वह मौत के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार की शौर्य गाथा जानेंगे सुप्रभात के अगले अंक में। धन्यवाद। वाराणसी खास में आज वाराणसी के प्रसिद्ध सामान। आप वाराणसी के बाज़ारों में आसानी से रंगीन लकड़ी के खिलौने पा सकते हैं। शहर के खोजवा क्षेत्र में लकड़ी के कारीगरों को काम करते देखा जा सकता है। उन्होंने चमकीले रंग का उपयोग करके हाथियों और पक्षियों के रूप में लकड़ी के खिलौने बनाए। ये खिलौने इतने सुंदर लगते हैं, आप इन खिलौनों के बीच लकड़ी का निर्माण भी देख सकते हैं। लकड़ी के खिलौनों में भगवान शिव परिवार का खिलौना भी बहुत प्रसिद्ध है। जब आप बॉक्स रूपी इस खिलौने को खोलते हैं तो इसके अंदर पूरा शिव परिवार होता है। ये खिलौने मानव और प्रमुख जंजीरों के रूप में भी उपलब्ध हैं। गुलाबी मीनाकारी। गुलाबी मीनाकारी वाराणसी की अज्ञात कला है। चांदी और स्वर्ण धातुओं पर मीनाकारी विशेष रूप से चांदी पर गुजरात या राजस्थान में की जाती है, लेकिन गुलाबी मीनाकारी केवल वाराणसी में पाई जाती है। आप शिल्पकार को केवल गाय घाट के पास उपनगरों में इस कला का प्रदर्शन करते हुए देख सकते हैं। आप हाथी मीनाकारी से सजे हाथियों और पक्षियों के छोटे छोटे स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं और उन्हें घर की सजावट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बांसुरी। भारत के कुछ महान संगीतकार जैसे रविशंकर या गिरिजा देवी वाराणसी से आए हैं। संगीत वाराणसी की एक और पहचान है। आप यहाँ गली में संगीत की मधुर आवाज़ सुन सकते हैं। वाराणसी में संगीत वाद्य यंत्रों की काफ़ी दुकानें हैं। आप वाराणसी में कहीं से भी बांसुरी खरीद सकते हैं। वाराणसी के शिल्प संग्रह क्षेत्र के पत्थर की नक्काशी की रस्म को समृद्ध करने में मदद करते हैं। शहर अनादिकाल से पत्थर की नक्काशी कर रहा है। अशोक के स्तंभों के लिए पत्थर
शहर के चुनार क्षेत्र से आए थे। आप सभी आकारों में उपलब्ध जानवरों और पक्षियों की विभिन्न पत्थर की नक्काशी यहाँ से खरीद सकते हैं। यूँ तो वाराणसी है ही खास, परंतु ये कुछ अद्भुत चीज़ें वाराणसी को और अद्भुत बना देती हैं। धन्यवाद।